नमस्कार, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीएम साहब की कहानी की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी टक्कर है आदर्शवाद और हमारे सिस्टम के पतन के बीच। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में जो कमियां हैं ना, ये उन पर एक बहुत तगड़ा प्रहार करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, एक आईएएस इंटरव्यू चल रहा है और वहां कहानी का मुख्य किरदार अभिराम एक ऐसा जवाब देता है जो पूरी कहानी का सार खोल कर रख देता है। वो कहता है, फिट होने के लिए सिस्टम ही कहा है सर। लिटरली क्या लाइन है! ये एक बहुत ही विस्फोटक बयान है। ये तुरंत क्लियर कर देता है कि हमारा हीरो एक ऐसी डेमोक्रेटिक मशीनरी से टकराने वाला है जो अंदर तक एकदम जड़ से टूट चुकी है। वो किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता जो पहले से ही पूरी तरह करप्ट हो। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक बाहरी इंसान, एक ऐसा युवा जो अभी भी आदर्शों में यकीन रखता है, वो इस पूरी तरह से सड़ चुके पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के ढांचे को ठीक करने की कोशिश आखिर कैसे करता है? इसी सिस्टमिक क्लैश यानी व्यवस्था के इस महाटकराव को हम इस एक्सप्लेनर में डिकोड करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस जंग की शुरुआत कैसे होती है। तो हमारा पहला हिस्सा है सिस्टम को सीधी चुनौती। इस चुनौती को समझने के लिए अभिराम की उस संवैधानिक फिलॉसफी को समझना होगा। ये एक तरह से 3 घोड़ों का कॉन्सेप्ट है। आइडियली हमारे लोकतंत्र की गाड़ी को 3 बराबर के घोड़े खींचते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एकदम परफेक्ट बैलेंस। लेकिन असलियत कितनी कड़वी है ना। रियलिटी में राजनीति का घोड़ा सत्ता के नशे में इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि वो बाकी दोनों घोड़ों को अपनी मर्जी से घसीटने लगता है। ये बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे राजनेता सिविल सर्वेंट्स को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम पटरी से उतर जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टेलेरू नदी का जहरीला सच। 3000, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। इस त्रासदी का स्केल देखिए। प्रदूषित टेलेरू नदी की वजह से एक बहुत ही सीरियस न्यूरोलॉजिकल बीमारी के पूरे 3000 मामले सामने आए। 3000! ये साफ दिखाता है कि करप्शन सिर्फ बंद कमरों और फाइलों तक सीमित नहीं रहता। इसकी असली कीमत आम इंसानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब सवाल है कि आखिर इस भयानक बीमारी की जड़ क्या है? इसका जवाब है सी लाइस बैक्टीरिया। ये एक बहुत ही खतरनाक, जानलेवा जीव है जो इस प्रदूषित टेलेरू नदी में मजे से पनपता है। होता यह है कि ये बैक्टीरिया नदी की मछलियों में सर्वाइव करता है, और जब इंसान उन संक्रमित मछलियों को खाते हैं तो ये सीधा, जी हाँ सीधा, उनके ब्रेन पर अटैक करता है। आर्टिफिशियली मछलियों को फीड करने के चक्कर में इंसानों की फूड चेन में एक ऐसा बैक्टीरिया घुस गया जो सच में मौत का दूसरा नाम है। और ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी जिसे नाम दिया गया मत्स्यगंधा फिशरीज मोनोपोली। जरा इसके काम करने का तरीका देखिए। नदी के 80% फिश टैंक्स सिर्फ एक ही कंपनी को लीज पर दे दिए गए। मछलियों के चारे के नाम पर उन्हें मीट का कचरा और खतरनाक केमिकल्स खिलाए गए। इतना ही नहीं, नदी पर गैरकानूनी बांध बना दिए गए, जिससे पानी का स्तर एकदम गिर गया। और इसका सबसे डरावना नतीजा क्या हुआ? समुद्र का खारा पानी उल्टी दिशा में बहने लगा, जिससे किसानों की लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन पूरी तरह बंजर हो गई। सोचिए जरा, एक इकलौते पॉलिटिकल पावर ने सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए पूरे इलाके के इकोसिस्टम की बलि चढ़ा दी। हमारा तीसरा हिस्सा है भ्रष्टाचार और राजनीति का जाल। यहाँ हमें 2 एकदम अलग, बिल्कुल अपोजिट विचारधाराओं की टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है हमारा हीरो अभिराम, जिसका आदर्शवाद, संविधान और अपनी अंतरात्मा पर टिका है, और दूसरी तरफ है विशाखावाणी, जिनका नजरिया डार्विन की थ्योरी जैसा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनके लिए लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का एक कैलकुलेटेड गेम है। वो मानती हैं कि 80% मतदाता ऐसे बंदरों की तरह हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव है। और जैसे जैसे ये विचारों का टकराव बढ़ता है, क्राइसिस भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक क्राइसिस एक खास पैटर्न में एस्केलेट होता है। शुरुआत होती है चुनावों में भयंकर धांधली से। उसके बाद प्रदूषण के इस डरावने सच पर पर्दा डालने के लिए धड़ल्ले से जाली हेल्थ रिपोर्ट्स बनवाई जाती हैं। और जब वरुण जैसे हिम्मत वाले लोग, यानी विसल ब्लोअर्स, सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो उनका मर्डर करवा दिया जाता है। बात यहीं नहीं रुकती। असली गुनाहगारों को बचाने के लिए पुलिस के फर्जी एनकाउंटर तक रचे जाते हैं। ये पॉलिटिकल नेक्सस इतना खतरनाक है कि विरोध की किसी भी आवाज को दबाने के लिए सीधे तौर पर वायलेंस का सहारा लेता है।
इस पूरे मकड़जाल में सबसे बुरी हालत होती है सिविल सर्वेंट्स की। उनके सामने एक बहुत ही भयानक चॉइस रख दी जाती है, या तो चुपचाप पॉलिटिकल लीडर्स को बचाने के लिए फर्जी रिपोर्ट बनाई जाए, या फिर तुरंत ऐसे ट्रांसफर्स झेलने के लिए तैयार रहें जो पूरा करियर बर्बाद कर देंगे। कहानी में जो अभिराम के पिता हैं दशरथ, उनका किरदार इसी मजबूरी का जीता जागता सबूत है। सिस्टम के अंदर सर्वाइव करने के लिए उन्हें सच्चाई का गला घोटने पर मजबूर होना पड़ता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, न्याय के लिए महासंग्राम। क्लाइमैक्स में सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने जो सबूत रखे जाते हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 40 साल से चल रहे इस पॉलिटिकल मोनोपोली की जो मानवीय कीमत है वो हमारे सामने है। 133 सोसाइटी मेंबर्स गायब हैं। जमीनें छिन जाने के डिप्रेशन में 100 से ज्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। केमिकल पोल्यूशन की वजह से चारों तरफ खौफनाक बीमारियां फैली हुई हैं। और ये सब छिपाने के लिए जमीनी सर्वे और हेल्थ रिकॉर्ड्स में बड़े पैमाने पर जालसाजी की गई है। ये सारे सबूत एक साथ मिलकर इस क्रूर सिस्टम की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। और फिर फाइनली ट्रिब्यूनल का फैसला आता है। ये बहुत ही सैटिस्फाइंग मोमेंट है। विशाखावाणी जैसी बड़ी पॉलिटिकल लीडर हों, डेप्टी कलेक्टर दशरथ हों, एक्स कलेक्टर विजय कुमार हों, या फिर हेल्थ ऑफिसर रंगनाथन, इन सभी पर हत्या और धोखाधड़ी के संगीन आरोप साबित होते हैं। इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये दिखाता है कि अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच सच में ठान ले और पूरी स्वतंत्रता से काम करे तो इतने बड़े और भ्रष्ट नेटवर्क को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। इसी पूरी लीगल लड़ाई के बीच एक बहुत ही पावरफुल लाइन सुनने को मिलती है, ये सिर्फ एक लड़की का रेप नहीं है, ये हमारे 75 साल पुराने लोकतंत्र का रोजाना होने वाला रेप है। ये डायलॉग सीधे दिल पर लगता है। ये बहुत ही क्लियर कर देता है कि किसी भी इंसान के खिलाफ होने वाली फिजिकल वायलेंस और हमारे देश के लोकतांत्रिक आदर्शों को तोड़ने वाली इस सिस्टमिक वायलेंस में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही इस सिस्टम की सड़ांध का ही नतीजा हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, लोकतंत्र की कड़वी सच्चाई। एंडिंग में हमें एक दुखद चक्र या कह लीजिए एक ट्रैजिक साइकिल दिखाई जाती है। ये वो लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। स्टेप 1, कोई एक आदर्शवादी इंसान आता है और इस करप्शन का पर्दाफाश करता है। स्टेप 2, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो उस फैसले को पलटने और अपना बदला लेने की कसम खाता है। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा डराने वाला है, जब ये भ्रष्ट नेता हटा दिए जाते हैं तो जो पावर वैक्यूम बनता है ना, उसे भरने के लिए खुद पब्लिक ही आगे आ जाती है। लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए उन इल्लीगल कामों को फिर से चालू कर देते हैं। इस माइंडसेट का सबसे डरावना प्रूफ एक लोकल आम नागरिक का ये बयान है, हम भी 40 साल फायदा लेने के बाद ही न्याय की बात करेंगे। सीरियसली, क्या सोच है ये? ये लाइन साबित कर देती है कि करप्शन की जड़ें सिर्फ नेताओं की कुर्सियों में नहीं है। ये खुद जनता के लालच, उनकी जाति वाली वफादारी और उनके स्वार्थ में बहुत गहरी धंसी हुई हैं। और इसी डार्क रियलिटी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर खुद पब्लिक ही, खुद आम जनता ही इस करप्शन के बांधों को फिर से बनाने के लिए इतनी बेताब है, तो क्या एक पूरी तरह से टूटे हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम को कभी भी सच में रिपेयर किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये हमारी अपनी नागरिक जिम्मेदारी और इस पॉलिटिकल सर्वाइवल की कड़वी सच्चाई पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिलचस्प विषय के साथ।